हेलो दोस्तों। मिशन गुरुकुल के अकाउंट्स के लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करेंगे। डेप्रिसिएशन यानी कि अवमूल्यन। कहने का मतलब कि जैसे आप कोई एसेट लेके अगर आते हो बिजनेस में, तो समय के साथ उसकी वैल्यू में कमी होते जाती है, उसकी वैल्यू का ह्रास होते जाता है। जितनी वैल्यू आपके एसेट का नए नए में रहता है, 2 साल 4 साल यूज होने के बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसी बात को हम अकाउंट्स के टर्म में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। और ये जनरली हम फिक्स्ड एसेट के ऊपर डालते हैं। मतलब डेप्रिसिएशन जो है ये फिक्स्ड एसेट के ऊपर अप्लाई होता है। तो वही बात है, फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ये तो पता है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, आपने कोई व्हीकल लिया, आपने कंप्यूटर लिया, ये सब आप लिए। हालांकि परचेजिंग तो आपने एक ईयर में की। मान लो कि आपने 2020 के 1 अप्रैल को आपने एक लैपटॉप लेके आए हो, तो उस लैपटॉप का इस्तेमाल आप सिर्फ 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं करोगे। आप हो सके कि 21 के बाद 22 में भी उसका इस्तेमाल करोगे, 23 में भी इस्तेमाल करोगे। क्यों करोगे? बिजनेस के रोजमर्रा के कामों को करने के लिए इस्तेमाल करोगे, उससे आपके बिजनेस में सहूलियत होगी। ठीक। अब ये जो आपका फिक्स्ड एसेट है, जो आपने अभी लैपटॉप खरीदा है, वो लैपटॉप की जो वैल्यू आप अभी 1 अप्रैल को अगर आप लेके आ रहे हो, उस दिन जो वैल्यू है वही, वो वैल्यू आपकी 1 अप्रैल टू 2021 को नहीं रह जाएगी। कुछ उसमें कमी जरूर आएगी आएगी जब आप उसे रीसेल करना चाहो। तो आप अगर मान लो कि 50,000 में अभी करते हो, तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा 2021 में। 2022 में हो सके कि कुछ और उसमें कमी आ जाएगी। तो ये जो उस एसेट के दाम में, उस एसेट के वैल्यू में जो कमी आ रही है, इसे ही हम लोग डिप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट ड्यू टू, किस कारण से डिक्लाइन हो रहा है भाई? तो यूज के कारण डिक्लाइन हो रहा है। आप लैपटॉप लेके आप उसका अपना यूज कर रहे हो, जिसके कारण उसका डिक्लाइन होता चला जा रहा है। और किस कारण से हो सकता है? पैसेज ऑफ टाइम के कारण हो सकता है। पैसेज ऑफ टाइम के कारण क्यों हो सकता है भाई? जैसे मान लो कि आप कोई फर्नीचर लेके आते हो, फर्नीचर लेके आया, फर्नीचर आपने रख दिया, बिल्कुल आप मान लो कि बिल्कुल नया नया सोफा आप लेके आए हो, और बिल्कुल उसे ढक वक के रख दिया, उसे यूज भी नहीं कर रहे हो। अब क्या हुआ कि थोड़े दिनों के बाद उसे आप जब उसकी डस्टिंग करने के लिए उसके कपड़े वपड़े हटाए, तो देखा कि उसमें दीमक लग रहे हैं। तो ये क्यों लग गया? नए नए में तो ऐसा नहीं था। तो उसके क्या है कि पैसेज ऑफ टाइम के कारण उसका कुछ वियर एंड टीयर होने लगता है, उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसमें कुछ बदलाव होने लगता है। तो पैसेज ऑफ टाइम के कारण भी डिप्रिसिएशन हो सकता है, या फिर ऑब्सोलेसेंस के कारण हो सकता है। ऑब्सोलेसेंस कहने का मतलब कि जैसे कि आपका जो अब आपका जो एसेट है नो लॉन्गर इन यूज रह गया है। जैसे अभी 3 4 साल पहले की बात है, जब जियो नया नया आया था। तो रिलायंस जियो जब नया नया मार्केट में आया, उसने 4G फीचर के साथ वो मार्केट में आया। और जो रिलायंस जियो का जो सिम आया, तो वो ये कहते हुए आया कि ये आपका 4G सेट पे के ऊपर ही काम करेगा। तो इस नए टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ कि जो भी 3G हैंडसेट थे, अब हर किसी को टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला के चलने का होता है। अब कोई नाम मार्केट में अगर नया फीचर है, तो हर कोई चाहता है कि हाँ, मैं उसे यूज करूं, जो उसके बेनिफिट्स है वो उसका इस्तेमाल मैं भी करूं। तो 4G फीचर्स 3G वाले मोबाइल पे नहीं मिल रहे थे, तो जिस कारण से क्या हो गया कि 3G वाले मोबाइल ऑब्सोलीट होते चले गए। मतलब 3G वाले मोबाइल ठीक है, वो सही है, काम तो कर रहा है, बिल्कुल सही, भला चंगा है वो, लेकिन उससे हमारे जो है आगे का काम नहीं हो पा रहा है। तो जिस कारण से नए टेक्नोलॉजी के आने से वो जो 3G वाला हैंडसेट था, अब उतने यूज में नहीं रह गया। तो इस कारण से भी आपका डिप्रिसिएशन हो सकता है। और चूंकि वो अब नो लॉन्गर इन यूज है 3G हैंडसेट, तो 3G हैंडसेट का जो
कीमत उस समय रहा होगा, उसके बाद 4G के आने के बाद वो तो कीमत वो रहा नहीं होगा, तो उसके वैल्यू में डिप्रिसिएट हो गई, उसकी वैल्यू में डिप्रिसिएशन आ गया। ठीक है। Fixed assets are subject to decline in value and this decline is technically referred to as depreciation. तो हमने बात की कि जो हमारा जो एसेट है उसके वैल्यू में जो डिक्लाइन हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। अकाउंटिंग के टर्म में अगर हम बात करें तो जो आपका डिप्रिसिएशन है वो क्या है, आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जो कि आपके लैप्स ऑफ टाइम के कारण हुआ है। मतलब उस एसेट के साथ आपने आपके बिजनेस में उस एसेट का जो कुछ टर्म आपके इस बिजनेस में साथ में गुजरा है, तो उस लैप्स ऑफ टाइम के कारण और उसके आपने जो यूज किया है, उसका यूजेस किया है, उसका इस्तेमाल किया है, तो उसी का एक्सपायर्ड कॉस्ट को आप डिप्रिसिएशन करते हो। तो हेंस डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपायर्ड कॉस्ट और एक्सपेंस चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। चलिए, डिप्रिसिएशन क्या है ये बात तो हम लोग ने जान लिया, समझ लिया। अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि डिप्रिसिएशन क्यों होता है। तो वियर एंड टियर के कारण हो सकता है, जैसे आपकी कोई मशीनरी है, मशीनरी हर दिन अपना काम कर रही है, मान लो 8-10 घंटे वो लगातार ही काम कर रही है, तो जो परफॉर्मेंस उसका नए नए में रहेगा, वो कुछ समय के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ उसके मशीन के पार्ट पुर्जे जो हैं कुछ घिसने लगेंगे, कुछ उसमें कमियां आने लगेंगी, मतलब उसका वियर एंड टियर होने लगेगा, तो जिसके कारण से उसके वैल्यू में कमी आने लगेगी। तो डिप्रिसिएशन का एक कारण तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि एग्जॉशन के कारण हो सकता है। जैसे कि मान लो कि आपका कोल माइन है, या फिर आपके मतलब कि तेल के कुएं हैं, अब वो बिल्कुल मतलब कि सूख ही गया तेल का कुआं आपका, मतलब सारे तेल आपने नहीं वहां से निकाल लिए, आपका जो माइन था, माइन से आपने मतलब कि सारे कोल का एक्सट्रैक्शन कर लिया, तो क्या हुआ, वो था तो आपका एसेट, बट उसे आपने कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर दिया है। तो अब जो आपके जो मतलब कि तेल का कुआं में अगर आपका तेल था, उस समय आपके आपके उस ऑयल वेल की जो कीमत रही होगी, और वो खाली कुएं की उतनी कीमत तो रहेगी नहीं, तो इसके कारण डिप्रिसिएशन हो सकता है। या फिर हमने बात की ऑब्सोलेसेंस के कारण हो सकता है। तो ऑब्सोलेसेंस की जो हमने चर्चा की, तो ऑब्सोलेसेंस का क्या हमने मतलब जाना कि आपके जो एसेट हैं वो बेकार होने से पहले ही डिस्कार्ड किए जा चुके हैं, मतलब वो एसेट अभी भी उसके काम हो रहे हैं, अभी भी उससे काम लिया जा सकता है, पर सिचुएशन अब ऐसे राइज हो चुके हैं कि अब हमें उसके रिप्लेसमेंट की जरूरत आ पड़ी है। तो वैसे एसेट्स को क्या कहेंगे कि ऑब्सोलीट हो चले हैं वो। अब वो ऐसी सिचुएशन क्यों आ गई, तो एक तो हमने बात की कि आपका जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण आया, जो हमने 3G 4G वाली बात की। और क्यों आ सकते हैं वैसे सिनारियोस, तो इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड के कारण आ सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई एक मशीनरी है जो कि 100 यूनिट्स पर डे आपका प्रोडक्शन दे रही है, अब आपको मार्केट के साथ कदम से कदम मिला के वहां पे रहना है, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाओगे। हर बिजनेस का यही रूल होता है कि जो मार्केट का जो सिचुएशन है उसके साथ आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। अब और जगह क्या हो गया है कि अब ऐसे मशीन आ गए हैं कि जो कि पर डे 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करने लगी है, तो आप अगर 100 यूनिट वाले से ही अगर काम करते रहे तब तो फिर आप पीछे हो जाओगे। तो आपको मार्केट में खुद को सर मार्केट में आपको खुद को सरवाइव करने के लिए, मार्केट में आपका सर्वाइवल बना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको उस एसेट की अब रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपका पुराना एसेट से अभी भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन अब आपको उसको चेंज करके 1000 यूनिट वाली मशीन को लेके आना है। तो इस तरीके से आपका मशीन ऑब्सोलीट हो सकता है। और क्या हो सकता है कि चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट ऑफ द एसेट, मतलब मार्केट का डिमांड ही बदल गया। पहले अगर मान लो कि प्रोडक्ट ए की अगर मार्केट में भरपूर डिमांड थी और आपके वैसे ही मशीनरी आप रखे हुए थे,
बट अब ऐसे जो प्रोडक्ट ए की डिमांड अब रही ही नहीं, अब प्रोडक्ट बी पे लोग आ गए हैं। दे रिलेट कर सकते हैं इसे वही 3G और 4G वाले से। अगर मान लो कि आप आपके पास 3G हैंडसेट बनाने के लिए चिप्स वगैरह के लिए आपके पास वो रॉ मटेरियल्स वगैरह थे, तो अब 4G हैंडसेट बनाने के लिए उसके अपग्रेडेड वर्जन वगैरह चाहिए होंगे। तो आपके जो मशीन 3G हैंडसेट का जो चिप तैयार कर रही थी, हो सके कि वो मशीन 4G हैंडसेट का चिप तैयार करने में सक्षम ना हो। तो मार्केट का डिमांड बदलने के कारण भी आपके जो मशीनरीज हैं, आपके जो एसेट्स हैं, वो ऑब्सोलीट हो सकते हैं, या फिर लीगल रीजंस के कारण हो सकते हैं। जैसे अभी चाइना के साथ जो तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो हमारे यहाँ पे क्या अभी प्रचार चल रहा है कि हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है, चाइनीज गुड का हमें बाइकआउट करना है। चलिए, और इसके कारण जो मतलब कि मान लो कि आपने यहाँ पे कुछ चाइनीज सामान की यहाँ पे बिक्री कर रहे हो, आपने कुछ ऐसा प्लांट बैठा रहा है जो कि चाइनीज सामान को आप मंगाते हो और उससे कुछ प्रोसेस करके आप फाइनली अपना प्रोडक्ट जो है मार्केट में निकाल रहे हो। तो ऐसे होने के कारण क्या हो रहा है, मतलब ये जो लीगल चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, और ये ऐसा नहीं कि अफवाह वाली बात है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि हमें हर एक कई 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 डिपार्टमेंट जो है अपने नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि हम अपने डिपार्टमेंट में या फिर अपने जो डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो किए जाने वाले जो भी हम लोग परचेजेस करेंगे, तो चाइनीज गुड्स का परचेजेस नहीं करेंगे। और ऐसा ये बाकायदा काफी जगह चल रहा है। तो वैसे सिनारियों में क्या होगा कि अगर आप अभी उस तरीके के मतलब कि चाइनीज गुड्स में अगर आप डील कर रहे हो, वैसी मशीनरीज अगर आप रखे हुए हो, तो फिर इस जो लीगल चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं या फिर होने जा रहे हैं, उसके कारण क्या होगा कि आपका वो जो मशीनरी है बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल सही, बिल्कुल अप टू डेटेड भी है, पर वो क्या हो जाएगा कि आपका ऑब्सोलीट हो जाएगा। वो अब आप यहाँ पे लोग खरीदेगा ही नहीं, आप उसे एक तरीके से जंग की तरह आपके पास पड़ा रहेगा। ठीक है। और क्यों हो सकता है डिप्रेसिएशन भाई? तो इफ्लक्स ऑफ टाइम के कारण भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि आपने लीज पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, मान लो कि 20 ईयर्स की आपने लीज ले रखी है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक। या फिर आपने पेटेंट ले रखा है, कॉपीराइट करा रखा है किसी चीज का 10 वर्षों के लिए, तो 10 वर्षों में से अगर 5 साल बीत गए तो आपके जो कॉपीराइट की जो वैल्यू थी इनिशियल में, वो वैल्यू अब तो नहीं रह जाएगी। ठीक। या फिर आपका जो है डिप्रिसिएशन हो सकता है एक्सीडेंट्स के कारण। जैसे आपने कोई व्हीकल लिया, मान लो कि आपने ट्रक लिया हो, बिल्कुल नया नया लिया हो, और वो दूसरे दिन ही जाके रोड पे एक्सीडेंट कर बैठती है, तो इससे क्या होगा कि उसके वैल्यू का सडन डिप्रिसिएशन होगा। तो इन सब कारणों से मिला जुला के हम देखते हैं कि क्या किसी भी हमारे जो एसेट हैं उनका जो है डिप्रिसिएशन हो सकता है। क्या क्या देखा हमने डिप्रिसिएशन के कारण? तो एक तो आपका वियर एंड टियर हो सकता है, एग्जॉशन हो सकता है, ऑब्सोलेसेंस हो सकता है। ऑब्सोलेसेंस के भी हमने कई प्रकार देख लिए कि ऐसे ऐसे तरीके से हमारी जो मशीनरी है, हमारे जो एसेट हैं, ऑब्सोलीट हो सकते हैं। समय के गुजरने के कारण हो सकता है, और एक्सीडेंट्स के कारण हो सकता है। ठीक। साथ साथ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये भी आप लोग करते चलेंगे। जैसे कि एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, आप लोग करेंगे अभी। इसका आंसर नहीं बताया जाएगा, जैसे कि रिस्पांस मिला था रिवीजन वाले सेशन का, तो लोगों का भी यही ओपिनियन है कि एमसीक्यू जो है रिवीजन के फॉर्म में ही कराया जाए, वही सही रहे। हमारा भी वही ओपिनियन है। चलिए ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन और उससे मिलते जुलते क्वेश्चन। हालांकि इस चैप्टर से इनका कोई रिलेशन नहीं है, बट चूंकि उनसे मिलते जुलते हैं तो कहीं इन वर्ड्स के साथ आपको एग्जाम में देके कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है, तो इन्हें जान लेना भी जरूरी है। क्या है आपका टर्म? एक डिप्लीशन।
डिप्लीशन क्या होता है कि डिप्लीशन आपके जो है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होते हैं। जैसे वही, अगर आपके कोल माइंस हैं या फिर ऑयल वेल है, उन सब के मतलब कि आप यूज करते करते उनके जो मतलब कि उसका जो क्वांटिटी है उसे आप डिप्लीट करते जा रहे हो, तो ये हुआ आपका डिप्लीशन। और क्या होता है कि एमोर्टाइजेशन है, एक सिमिलर सा टर्म है। तो एमोर्टाइजेशन जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज होता है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपके पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट हो सकते हैं, लीज वाले जो आपके प्रॉपर्टी है वो हो सकते हैं। तो इनके लिए हम एमोर्टाइजेशन का यूज करते हैं। और एक टर्म है डीलैपिडेशन। ये आपके जो रेंटेड होते हैं, जनरली बिल्डिंग्स वगैरह के लिए यूज होता है, तो वहां के लिए हम डीलैपिडेशन का जो टर्म है वो आता है हमारे सामने। ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि क्या है हमारे डिप्रिसिएशन का। तो टू ऑब्जर्व द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट टू डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स इन ए वे, जो हमारा जो एसेट है वो चूंकि हम एक साल खरीद तो रहे हैं एक साल में, लेकिन उसका यूज हम कई साल तक करने वाले हैं, तो उसका जो कॉस्ट है उसे हम जितने टर्म के लिए यूज करेंगे उस टर्म तक हम उसके कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसी के लिए हम डिप्रिसिएशन का यूज करते हैं। Different accounting periods in a way so as to give the true figures of profit or loss made by the business। जैसे हमने बात की थी लैपटॉप की, आपने 50,000 का लैपटॉप परचेज करा, और मान लो कि आपका जो पूरा जो आपने नया नया अभी बिजनेस स्टार्ट किए हो, तो आपके कुछ खर्चे यहाँ पे अधिक हैं। आपने लैपटॉप खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ऐसे ऐसे करके आपने काफी सारे सामान अभी खरीद रखे हैं। अब क्या हो रहा है कि आपने टोटल 2 लाख रुपए की यहाँ पे खर्चे यहाँ पे कर दिए, और आपका जो उस साल का जो टर्नओवर था, मतलब आपके उस साल का जो कारोबार हुआ वो 1,80,000 की हुई। तो ये तो आपका ट्रू वैल्यू डिपिक्ट नहीं करेगा कि आप इस साल 20,000 के नुकसान में हो। क्यों नहीं करेगा भाई? तो आप अभी इस साल क्या करा कि आपने बिल्डिंग खरीदा है, बिल्डिंग खरीदा, साथ ही साथ आपने फर्नीचर्स खरीदे, आप अपने ऑफिस के यूज के लिए कुछ और सामान खरीदे जो कि सिर्फ इस साल ना यूज हो करके कई वर्षों तक यूज होने वाले हैं। आपने कंप्यूटर खरीदा जो कि इस वर्ष, सिर्फ इस वर्ष नहीं यूज होगा, वो आगे कई वर्षों तक यूज होगा। तो उन सारे खर्चों को अगर आप सिर्फ इसी साल आप अगर अकाउंट करते हो, मतलब सिर्फ इसी साल उसे लिख लेते हो, और पूरा का पूरा खर्चा अगर इसी साल आप दिखा लेते हो, मतलब आप इस साल के जो आपके जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें बिल्कुल मतलब कि आप कम करके आपका आएगा। हालांकि आपका जो यहाँ पे 20,000 का जो लॉस यहाँ पे पूरे खर्चे को एक ही बार लिखने के कारण आ रहा है, जरूरी नहीं कि उसे अगर आप जो भी आपके जो फिक्स एसेट के जो खर्चे हैं उन्हें आप डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर द इयर्स ऑफ देयर यूजेस, तो जरूरी नहीं कि आपके नुकसान ही हो सके कि आप 50,000 के प्रॉफिट में रहो अभी के समय में। तो ये अगर आप डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं लगाते हो, तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाने के कारण आपका जो ट्रू फिगर है प्रॉफिट और लॉस का वो नहीं सामने निकल के आ पाता है। तो उसके ट्रू फिगर को डिपिक्ट करने के लिए हमें डिप्रिसिएशन लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग की कॉस्ट थी आपकी 10,000 रुपीज। हालांकि इतना सस्ता मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट थी आपकी 10,000 रुपीज। अब ये आपने जो 10,000 रुपए का यहाँ पे खर्च करा, तो 10,000 रुपए का यह खर्च क्या होने वाला है? आप मान लो कि 10 साल तक उस बिल्डिंग की वैल्यू अगर आपके लिए है, तो 10 साल तक के आप रेंट को आप बचा रहे हो यहाँ पे 10,000 का एक मुश्त खर्च करके, है कि नहीं? The effect of such a purchase will be saving in the cost of rent in the future, but after a certain number of years, मान लो कि बिल्डिंग की लाइफ है 10 years, the building will become useless।
द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज देयरफॉर नथिंग एक्सेप्ट पेइंग रेंट इन एडवांस। मतलब आपने जो 10,000 का यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करा है बिल्डिंग में, ये क्या है, मतलब क्या देखा जाए यहाँ पे, तो आपने रेंट की एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक। If the rent had been paid, it would have been charged as an expense for determination of true profit. रेंट जब आप हर महीने की अगर आप रेंट पे करते जाते, तो रेंट को आप हर महीने चार्ज कर रहे हो, या फिर जैसा भी आपका टर्म हो लैंडलॉर्ड के साथ, हर महीने का या फिर क्वार्टरली का, एनुअली का, जैसा भी हो, मतलब हर साल या फिर हर महीने आप उस रेंट को चार्ज कर रहे हो। तो उससे क्या हो रहा था कि आपका जो बिजनेस का जो ट्रू वैल्यू था, मतलब कि प्रॉफिट का जो कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस मेरा है, वो उस पीरियड के खर्चे के आधार पे आपके वो निकलते जा रहे थे। पर यहाँ तो आपने 10 ईयर्स का एक खर्चा एक मुश्त कर दिया था 10,000 का, तो उसे आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आपके ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है। तो डिप्रिसिएशन जरूरी है आपके प्रॉफिट्स की ट्रू वैल्यू को बताने के लिए और आपके फाइनेंशियल पोजीशंस को भी बताने के लिए। ठीक। अब डिप्रिसिएशन इस बात के लिए भी जरूरी है क्योंकि हमारा जो एसेट है उसकी तो हमने लाइफ तय कर दी है कि हाँ वो 5 साल 10 साल चलने वाला है। पर 5 साल 10 साल चलने के बाद उसे फिर हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी उसकी एसेट की जगह पे हमें। तो उसके लिए हमें जो है अपने प्रॉफिट से कुछ ना कुछ अमाउंट हमें अलग करते रहना पड़ेगा, क्योंकि उस टेन्योर के आने के बाद जब हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े तब हम उस एसेट का रिप्लेसमेंट भी कर लें। तो कह रहा है क्या कि एसेट्स यूज्ड इन द बिजनेस नीड रिप्लेसमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर सर्विस लाइफ। उसकी जो एक्सपायरी है उसके बाद हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। By providing depreciation, a part of the profit of the business is kept in the business which can be used for purchase of new asset। मतलब a part of the profit को आप अलग करके रखते हो ताकि जब समय आए तब आप नए एसेट की आप खरीदारी करोगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एसेट जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे डिप्रिसिएशन के क्या क्या थे। एक तो थे हमारा कि ट्रू रिजल्ट बताया, ठीक, टू फिगर बताया, हमारे प्रॉफिट का बताया, हमारे जो ऑपरेशंस का बताया, और फिर हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशंस की जो सही स्थिति है, वस्तु स्थिति है, वो बताया हमें। और क्या बताया कि हमारे जो एसेट का जो रिप्लेसमेंट हम जब करने वाले हैं उसके लिए भी हम अलग से अपना जो है प्रॉफिट का कुछ शेयर वहां पर डालते जाएं ताकि समय आने पे उसका रिप्लेसमेंट करें। अब देखिए किन किन बातों पे आपका जो है डिप्रिसिएशन वो वेरी करता है, मतलब आपका जो डिप्रिसिएशन है किन किन चीजों से प्रभावित होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो किन कारण से हो सकता है कि आपके कॉस्ट ऑफ एसेट के कारण हो सकता है। आपका जो एसेट है उसी के ऊपर तो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। ऐसा तो नहीं कि आपने जो लैपटॉप 50,000 का खरीदा है आप फिर 1 लाख के ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करने लगे हो, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जितना जो आपका जो एसेट का वैल्यू है उसी के ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और फिर आपका जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है, मान लो कि 5 साल आप लैपटॉप का यूज कर लिया, आपने 5 साल की उसकी ही लाइफ तय कर रखी थी, 5 साल यूज कर लिए, तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल के बाद वो बिल्कुल मतलब कि जीरो वैल्यू हो जाएगा उसका। हो सके कि आप जब मार्केट में उसे बेचने जाओ आपको उस समय भी 10,000 उसका रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो ये हुआ आपका स्क्रैप वैल्यू, या फिर इसे सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू पे भी आपका जो डिप्रिसिएशन का क्या अमाउंट रहने वाला है वो डिपेंड करेगा, और आपके जो एसेट की क्या आपने लाइफ डिसाइड की है वो भी आपका जो है डिप्रिसिएशन को प्रभावित करेगा। लाइफ मतलब आप शुरुआत में ये सब चीज का आकलन करते हो, ऐसा नहीं कि आप मतलब कि जब अंत हो गया तब आप कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि आप घर में एक वॉशिंग मशीन लेके आए, अपने ने एक वॉशिंग मशीन लेके आ रहे हो, तो घर में आप चर्चा करते होगे ना कि हाँ इसकी तो 3 साल की या 5 साल की वारंटी है, तो 7 साल 5 साल तो कम से कम 5 साल तो कम से कम चल ही जाएगा।
तो ये जो 5 साल आप कम से कम चल ही जाएगा, मतलब आप उसकी जो लाइफ है वो 5 साल तक आप मिनिमम तय कर रहे हो। जरूरी नहीं कि वो 5 साल में ही बिल्कुल यूजलेस हो जाए, हो सके वो 7 8 साल 10 साल तक चल जाए। तो आपके जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसके ऊपर भी आपका जो है डिप्रिसिएशन आप कितना चार्ज करोगे, किस तरीके से चार्ज करोगे, वो डिपेंड करेगा। ठीक। जैसे देखिए इसके स्टेटमेंट को भी हम देखते हैं। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट का क्या आपका इकोनॉमिक लाइफ होने वाला है। इकोनॉमिक लाइफ और सिंपल लाइफ दोनों में फर्क है। इकोनॉमिक लाइफ कहने का मतलब कि उसके जो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स है वो आपका वो एसेट है वो प्रदान करता रह रहा है। ठीक। दिस मे बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ईयर मंथ्स आवर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ अदर ऑपरेटिंग मेजर्स। मतलब इन सब टर्म में आपके जो है लाइफ का मेजरमेंट किया जाता है किसी भी एसेट का। साल के टर्म में किया जा सकता है, मंथ के टर्म में किया जा सकता है, आवर्स के टर्म में किया जा सकता है, जैसे कोई मशीन कितने घंटे चल रही है। जैसे एलईडी आज के समय में आते हैं, वो ऐसा लिख के आता है कि इतने आवर्स तक ये चलेगा। यूनिट ऑफ आउटपुट, आपकी जो मशीन है कितने यूनिट की आउटपुट दे रही है, इस बात पे भी उसका लाइफ है वो डिपेंड करता है। ठीक। यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक और कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट। फिजिकल लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पस, जैसा कि अभी हमने कहा। एस्टिमेशन इज यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज डिफिकल्ट as it depends upon several factors. Normally, useful life is shorter than the physical life. ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, दिल्ली में कुछ समय नहीं हो गए 4 5 साल, मतलब पॉल्यूशन का जब स्तर काफी बड़ा था, तो कुछ ऐसे रूल्स वगैरह बन गए कि 15 साल से पुराने वाले जो कार्स हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक। ऐसा तो नहीं कि जो कार 15 साल से पुराने हो गए हैं वो बिल्कुल अब यूजलेस हो गए हैं, चल चल ही नहीं सकते हैं। पर उसके चलने के कारण पॉल्यूशन वगैरह ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो उन 15 15 ईयर से ओल्ड वाले व्हीकल्स को अब रोड्स पे वहां पे अलाउ नहीं किया जाना है। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि जो यूजफुल लाइफ है और जो हमारा फिजिकल लाइफ है दोनों अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। यहाँ पे कार की यूजफुल लाइफ या 15 साल ही रह गई है, पर उसकी फिजिकल लाइफ जो है 15 साल से अधिक भी हो सकती है। ठीक। अब देखते हैं हम कि मेथड्स ऑफ जो हमारा जो कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन है वो क्या हो सकते हैं, हम किन किन तरीकों से अपने डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है, सबसे आसान सा तरीका, वो है कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने लैपटॉप की बात की थी, 50,000 वाले लैपटॉप की, और उसकी 5 ईयर की हमने जो लाइफ की बात की थी, तो हम ये मान के अब चलेंगे कि हर साल हम 10-10 हजार रुपए के लैपटॉप के 10,000 रुपए वाले पार्ट का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और हर साल हम उतने ही अमाउंट का डिप्रिसिएशन करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपका इस तरीके से जो स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डिप्रिसिएशन है उसका जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है क्या आपका कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे यहाँ पे अगर आपका लैपटॉप का कॉस्ट है 50,000 रुपीज और एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ अगर मान लो कि अब बिल्कुल स्क्रैप ही हो गया, बिल्कुल मतलब कि अब 0 रुपए ही यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, इसे एक अभी के टाइम पे इग्नोर करके चलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट आपका 50,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मतलब कि आपका 5 ईयर, जो कि 10,000 निकल के आ रहा है। तो आपका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया जिसे आप हर हर ईयर चार्ज करोगे वो आप 10,000 चार्ज करोगे। लेकिन वही क्या हो रहा है कि अगर आपका एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू जो है वो जीरो ना होकर कुछ इसकी वैल्यू रह जाए, मान लो कि 10,000 इसकी वैल्यू है, वैसी स्थिति में क्या होगा, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ एसेट है वो आपके और ये लेस जो एस्टिमेटेड आपका रेसिडुअल वैल्यू है ये कितना रह जाएगा, 50,000 लेस 10,000 रह गया, ये 40,000 डिवाइड बाई 5, मतलब कि आप हर साल आप 8,000 के डिप्रिसिएशन को आप चार्ज करोगे।
तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। और एक बात और, जो रेसिडुअल वैल्यू होती है, मतलब जो स्क्रैप वैल्यू होती है, वो जो हमने डिस्कस करा, एक बात बताना भूल गए कि जो आप स्क्रैप वैल्यू किसी भी एसेट का आप निकालोगे, तो उसे आप मतलब कि बिल्कुल अपने यहाँ से डिस्पोज ऑफ करने में, उससे कि आपके जो कुछ अगर चार्जेस या फिर हिडन या फिर कुछ अलग तरीके के चार्जेस आपको अगर आपको देने पड़ रहे हैं, तो वो उसकी वैल्यू से हम डिडक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो कि यही मोबाइल की बात कर लेते हैं। मोबाइल आपका जो है, मतलब आपने 10,000 रुपीज का मोबाइल खरीदा, उसकी रेसिडुअल वैल्यू जो है आपने 2,000 रुपी एस्टिमेट की, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप 1 साल या 2 साल के बाद जब उसे आप रिप्लेस कर रहे हो, तो आपने सोचा कि इसके जो है उसके ऊपर हम टेम्पर्ड ग्लास लगा देते हैं, ताकि इसका जो है लुक थोड़ा सही हो जाए, ताकि हमें इससे थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाए। तो आपने उसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगाया, मान लो कि 100 रुपीज का वो टेम्पर्ड ग्लास आया। तो जो अब आप उस एसेट को डिस्पोज करोगे, मतलब कि 2,000 रुपीज में अगर आप उसे डिस्पोज कर रहे हो, तो 2,000 में से आप ये जो 100 आप जो डिस्पोज करने के चक्कर में आप जो 100 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास लगाए हो, उसे आप माइनस करोगे, मतलब कि आपका जो अब रेसिडुअल कॉस्ट है वो आपका 1900 ही रह गया है, ठीक। कॉस्ट ऑफ एसेट वो कैसे करते थे, वो तो हमने जाना ही था बिल्कुल, मतलब फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही हमने जाना था कि जो आपका जो एसेट का वैल्यू है, साथ में उसको रेडी टू यूज करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं, मतलब जो वेयर हाउस से लेके आपके जो प्रोडक्शन हाउस तक लेके आने में अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, उसका कुछ इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, उसकी कुछ और भी तरीके के अगर वहां पे कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो सब आप कॉस्ट ऑफ द एसेट में आप मानो लोगे यहाँ पे, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस एस्टिमेटेड रेसिडुअल लाइफ डिवाइड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप जो है स्ट्रेट लाइन मेथड से आप डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो निकालेंगे, ठीक। देखते हैं। और जो रेट होगा, रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रेट जो सिंपल रेट निकालने का जो तरीका होता है क्या है, एनुअल डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहा डिवाइडेड बाय जो आपका जो कॉस्ट रहा, एक्विजिशन का जो कॉस्ट हुआ, इनटू 100, ये हो गया आपका रेट। सिंपल सा है, मतलब उतना ऐसा नहीं कि आप इसे रट्टा वट्टा करने लग जाओ, उसकी जरूरत भी नहीं, बस इसे समझ लो क्या है। जैसे आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का जो आपने हर किसी को फॉर्मूला पता ही होगा, कैसे निकालते हो, फॉर्मूला नहीं पता है तो ऐसे ही करते हैं ना, प्रॉफिट डिवाइड बाय जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा 100 इंटू 100, तो वैसे ही रेट पर अब डिप्रिसिएशन भी वही होगा, जो आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट रहा डिवाइडेड बाय जो एक्विजिशन कॉस्ट रहा इंटू 100, ये हुआ आपका डिप्रिसिएशन के जो आपका रेट है वो निकल के यहाँ पे है। देखते हैं कि एग्जाम्पल। The original cost of the asset is 2,50,000. The useful life of the asset is 10 years. 10 साल की उसकी हमने यूजफुल लाइफ रखी है, और उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है 10 साल के बाद हमें जो है 50,000 तो मिल ही जाएगा इसके इसके एवज में हमें। नाउ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर, वो क्या कैसे निकालेंगे हम, तो 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब कि आपका जो 20,000 है वो आपका आ गया, हर ईयर आप इस डिप्रिसिएशन को चार्ज करोगे, मतलब इस एसेट के एवज में 20,000 का आप एक्सपेंस हर साल दिखाओगे, ठीक। सेकेंड मेथड है हमारा रिटेन डाउन मेथड। रिटेन डाउन मेथड क्या कहता है कि यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या था, फिक्स था, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट था वही लास्ट तक कॉस्ट ऑफ एसेट रह गया, पर यहाँ पे वो फिक्स नहीं है आपका। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसे भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसे भी कुछ टर्म था यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड का भी कुछ टर्म था, वो उसे भी जान लेना जरूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा। द मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड परसेंटेज और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ध्यान रखिएगा इसे, बिकॉज सेम परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज रिटेन ऑफ एज डिप्रिसिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो ये जो आपका टर्म है फिक्स्ड परसेंटेज
ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका, कहाँ गया, रिटेन डाउन मेथड, जिसे कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि हम जितने एसेट के जितने वैल्यू को हम यूज कर लिए, उस जो हमारा एसेट का जो कॉस्ट है उससे हम कम कर देंगे। देखते हैं, पहले इसे एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। जैसे द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर आपका 2 लाख रुपीज है, डिप्रिसिएशन यहाँ पे वहाँ परसेंटेज के फॉर्म में हम लिख रहे हैं 10% पर एनम आप डिप्रिसिएशन को आप यहाँ पे अगर चार्ज करते हो, देन द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, आपका एसेट का वैल्यू है 2 लाख, इसके ऊपर आप 10% का डिप्रिसिएशन को लगा रहे हो, मतलब कि फर्स्ट ईयर आपका 20,000 का डिप्रिसिएशन लगा। ठीक, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि आपका जो एसेट का जो वैल्यू रह गया, मतलब कि 20,000 तो आपने यूज कर लिया, अब 2 लाख में से आप पूरे 2 लाख को नहीं लिखोगे नेक्स्ट ईयर, अब आप 2 लाख में से 20,000 लेस करके लिखोगे, मतलब 1,80,000 को लिखोगे। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका जो है डिप्रिसिएशन क्या रहेगा, फिर इस साल 10% ही है, तो वो आपका हो गया 18,000। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आपका जो एसेट का जो वैल्यू है 1,80,000 में से भी आप 18,000 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और 1,62,000 रह गया आपका एसेट का वैल्यू। और फिर तीसरे साल आप इस वैल्यू पे आप जो डिप्रिसिएशन है वो काउंट करोगे, जो कि आपका आएगा 16,200। तो एग्जांपल के थ्रू समझना थोड़ा इजी है, इसलिए एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग देख लिए इसे क्या है। ठीक है, बाकी अगर आपका इच्छा हो तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखते हैं कि इसका इसका फॉर्मूला बड़ा पेचीदा सा है, वो याद ऐसा नहीं कि इस पे आपका पूछा जा सकता है, मतलब फॉर्मूला का यूज करके आपको सम सॉल्व करने को दिया जा सकता है, पर हो सके कि फॉर्मूला ही डायरेक्ट दे दिया जाए कि हाँ रिटन डाउन मेथड में हम कौन से तरीके से हम निकालते हैं, वो फॉर्मूला को हमें बताइए। तो ये आपको है थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। देखिए इसके बारे में क्या कहते हैं, एज एविडेंट फ्रॉम द एग्जांपल द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन गोज ऑन रिड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। हर साल हमने देखा कि अमाउंट जो है वो घटते जा रहा है। फॉर दिस रीजन, इसी के कारण आपको ये कहते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते थे, और फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, या फिर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो इसका ही अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम से ही पूछा जा सकता है, तो इन सब नामों को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ साथ ये सब जो क्वेश्चंस है इन्हें भी आप लोग करते चलेंगे साथ साथ। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, डिप्लीशन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज यूज्ड इन, कब यूज किया जाता है इसे, कैटल या लूज टूल्स के लिए किया जाता है, माइंस के लिए किया जाता है, मशीनरीज के लिए किया जाता है, या फिर इनमें से किसी के लिए भी नहीं किया जाता। तो हमने जाना था कि डिप्लीशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज वाले के लिए हम लोग कोल माइंस वगैरह के लिए देखा था। ठीक, तो ये जो आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें आपको क्या क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो आपको इसे समझ लेने की जरूरत है एग्जाम्पल के थ्रू, ये काफी अच्छा इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि हाँ कैसे हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का हम इस्तेमाल करते हुए हम डिप्रिसिएशन को लगाते हैं। ठीक, साथ ही साथ उसके जो अलग अलग नाम है उसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के क्या क्या जो हमने नाम देखे थे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड देख लिए, और क्या क्या देखा हमने, तो डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड देखा, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड देखा। तो ये सब अलग अलग नाम है, इन्हें भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, और साथ साथ इस फॉर्मूले को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये जो आपका फॉर्मूला है, क्या क्या इसके टर्म्स है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपका जो रेट है, रेट वो, और ये आपका एस जो है वो स्क्रैप वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और ये जो इधर एन लिखा हुआ वो nth रूट को डिनोट कर रहा है, जो कि आपका जो नंबर ऑफ यूजफुल जो ईयर्स होने वाले हैं, जो यूजफुल लाइफ है आपका वो है। तो जैसे कि अगर आप के इस एग्जांपल में अगर आपके एसेट के वैल्यू अगर 10 इयर्स की थी, तो आपका 10th रूट निकालना है। तो समझ सकते हो कि ये मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो आप किसी भी चीज का 10th रूट निकाल लोगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वगैरह तो अलाउड आई होप कि नहीं होता है एग्जाम में। तो
इस फॉर्मूले का सिर्फ मतलब कि सिर्फ पूछा जा सकता है कि हाँ फॉर्मूला क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फॉर्मूला ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि कभी ये सी का n थ्रू 2 पर में रह सकता है, कभी एस का n थ्रू 2 पर रह सकता है, कभी 1 माइनस, मतलब ऐसे वेरिएशन करके दे सकते हैं। ठीक, सी आपका कॉस्ट ऑफ एसेट है, एस आपका स्क्रैप वैल्यू है, एन आपका एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, आर जो है आपका रेट है। ठीक, नेक्स्ट मेथड है उस पे हम आते हैं, सम ऑफ ईयर्स ऑफ डेट मेथड। काफी आसान सा ये तरीका है। पहले इसके एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 10 साल उसका जो है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, तो सम ऑफ ऑल डिजिट यहाँ पे कहा जा रहा है, तो 1 से लेके 10 तक का आप सम करोगे आपका 55 आएगा। तो डिप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर आपका क्या होगा, 10/55 होगा। सेकेंड ईयर क्या होगा आपका 9/55 होगा। थर्ड ईयर क्या होगा आपका 8/55 होगा। फिर होगा 7/55, 6/55, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है ये। और ये आपका जो है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का ही उसका एक अलग ही वेरिएशन है। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला है ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपका जो यहाँ पे निकल रहा है डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू वो यहाँ से निकलेगा, तो डिप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि आपका, आपने लैपटॉप की ही बात की थी, आपका जो डिप्रिसिएबल कॉस्ट है वो अगर 50,000 है, डिप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब कि उतने वैल्यू को आप डिप्रिसिएट करोगे। मतलब अगर आपका 50,000 ही था ऐसे लैपटॉप, अगर आप 50,000 में ही खरीद के लेके आए थे और आपका जो रेसिडुअल वैल्यू है वो 0 है, तो वैसी स्थिति में आपका जो डिप्रिसिएबल वैल्यू है वो क्या रह जाएगा, 50,000 ही रह जाएगा। लेकिन आपका अगर जो स्क्रैप वैल्यू है वो मान लो कि 10,000 है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में आपका जो डिप्रिसिएबल कॉस्ट है, डिप्रिसिएबल वैल्यू है वो क्या रह जाएगा, 50,000 माइनस 10,000 मतलब कि 40,000 रह जाएगा। तो डिप्रिसिएबल कॉस्ट क्या है, वो आपका जो एसेट का जो कॉस्ट है उसमें से हम जो स्क्रैप वैल्यू है उसे माइनस करते हैं, तो हमारा आता है डिप्रिसिएबल कॉस्ट। तो डिप्रिसिएबल कॉस्ट इनटू द नंबर ऑफ ईयर्स। अब फर्स्ट पहले साल अगर हम बात करें तो 10 साल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिजिट मतलब कि 55। मतलब यहाँ पे इस एग्जांपल से अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 50,000 इंटू 10/55, ये होगा आपका फर्स्ट ईयर का जो डिप्रिसिएबल अमाउंट है, डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा आपका 50,000 इंटू 9/55। इसी तरीके से आगे चलता चलेगा। और भी कुछ तरीके हैं, जैसे मशीन आवर मेथड। इसमें मशीन की जो लाइफ होती है वो आवर्स में यहाँ पे बात हो रही है, तो सेम सा ही बात है, डिप्रिसिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ आवर जो कि आप इस साल कंज्यूम किए डिवाइड बाय टोटल लाइफ ऑफ द मशीन इन आवर्स। मान लीजिए कि इस साल आपने 100 आवर्स का कंजम्पशन करा और उस मशीन की टोटल लाइफ अगर 1000 आवर्स की है, तो उसी हिसाब से आप फिर आगे यहाँ पे मशीन आवर मेथड से कैलकुलेशन कर लोगे। फिर एक और क्या है आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड में भी उसी तरीके से यहाँ पे यूनिट के टर्म में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप का जो मशीन है वो अगर 1000 यूनिट मैक्सिमम अपने पूरे लाइफ में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकता है, और इस साल आपने 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर लिया, तो यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा, डिप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100/1000 करके हो जाएगा। और भी कुछ तरीके हैं, उतने ज्यादा जो है मतलब फ्रिक्वेंटली यूज में ये लोग ये सब नहीं आते हैं, पर फिर भी इन तरीकों को आप ध्यान में रखेंगे। हो सके कि आपका ऑप्शन में ही पूछ दे कि इनमें से कौन जो है जो डिप्रिसिएशन निकालने का एक तरीका नहीं है, और ऑप्शन में आपका ये भी रहे, तो अगर आप इसे कम से कम ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर गलत करके आ सकते हो। तो हमने कौन कौन से तरीके को जाना, एक तो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को जान लिया, फिर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड को जान लिया, और क्या जाना, सम ऑफ ईयर्स वाले मेथड को जान लिया, मशीन आवर मेथड को जान लिया, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड को जान लिया,
डिप्लीशन मेथड, एन्युटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड। तो इतने तरीके का हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकालने के तरीके को हमने यहाँ पे देखा। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन। मतलब आप कैसे निकालोगे वो तो आपको पता चल गया कितना निकालोगे, पर उसे निकाल तो लिए पर अब उसे रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप डिप्रिसिएशन को है अपने एसेट अकाउंट में ही उसे दिखा दो, चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, या फिर एक अलग से प्रोविजन बनाओ, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट। बात करते हैं इन दोनों की कैसे कैसे हम करेंगे। पहले तरीके की पहले बात करते हैं, चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। इसमें हम क्या करते हैं कि एसेट जो हम स्टार्टिंग में जो परचेज करे थे उसकी एंट्री हम क्या क्या हो सकती थी हमारी, यही होगी ना, यही थी ना उस समय की हमारी एंट्री। हमने हमारे एसेट हमारे पास आए, एसेट हमारा पास आया तो एसेट को हमने डेबिट करा और हमने या तो बैंक से या फिर क्रेडिट पे वेंडर को या फिर कैश में उसकी पेमेंट की। तो इन तीनों में से किसी एक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। स्टार्टिंग की हम जो हमारी जो जर्नल एंट्री है यही बनी होगी। अब हम यहाँ पे डिप्रिसिएशन को भी लगाने वाले हैं। तो डिप्रिसिएशन को जब हम लगाएंगे तो हम इस तरीके की यहाँ पे एंट्री हम और पास करेंगे, जो कि हमें हर साल ही पास करना पड़ेगा कि डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एसेट अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और फिर क्या होगा कि हम ये जो डिप्रिसिएशन है ये हमने क्या बात की कि आपका जो है आप एक तरीके से एक्सपेंस है। तो नॉमिनल अकाउंट पे हमने क्या जाना था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने उसे यहाँ पे डेबिट कर दिया और एसेट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। ठीक, अब जब इसे हम बंद कर डिप्रिसिएशन अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे उसे मतलब कि फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हुए डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके की एंट्री, जर्नल एंट्री हम डिप्रिसिएशन को यहाँ पे जब इस मेथड से हम कर रहे हैं तो वहां पे हमें करना पड़ेगा। और देख लेते हैं क्या होगी इसकी बैलेंस शीट की ट्रीटमेंट। उस समय क्या हम इसकी बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड द फिक्स्ड एसेट अपीयर्स एट इट्स नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू क्या है कि आपका कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट। मतलब आपने जितने डिप्रिसिएशन को यहाँ पे लगा दिया है वो आप कॉस्ट में से उतने वाले वो जितने के अपने डिप्रिसिएशन लगा दिया है उसे आप माइनस कर लोगे, उस वाले वैल्यू को आप यहाँ पे डिनोट करोगे ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड नॉट द ओरिजिनल कॉस्ट। जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट था उसे आप नहीं करोगे। मान लो कि फर्स्ट ईयर आप लगा रहे हो, वही लैपटॉप वाले एग्जांपल को देख रहे हैं, 50,000 था फर्स्ट ईयर, आपने 10,000 का डिप्रिसिएशन वहां पे शो कर दिया। तो आप वहां पे बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे, एसेट की वैल्यू। तो आपने 50,000 माइनस 10,000 के दिखाओगे उस साल की एसेट की वैल्यू की, आपका 40,000 ही अब रह गया है। ठीक, अब जो आपका सेकेंड मेथड है जो क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का, जो आप प्रोविजन एक अलग से क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही तरीके की एंट्री हम लोग करते हैं। डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फिर ये हम कहाँ डालेंगे, वहां पे हम एसेट अकाउंट में डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे एसेट अकाउंट में जा रहा था, बट यहाँ पे एक अलग सा प्रोविजन अकाउंट हम बना चुके हैं, उसमें हमारा क्रेडिट कर देंगे। और जो हम इस डिप्रिसिएशन अकाउंट को जब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो बिल्कुल सेम सी एंट्री है जैसे कि यहाँ पे हमने करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा और डिप्रिसिएशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ा था। तो ये तो आपके हो गए इसकी जो जर्नल एंट्री हम मतलब
डिप्रिसिएशन के हमने तरीके सीख लिए कि कैसे कैसे डिप्रिसिएशन होते हैं, उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जान लिए। और फिर डिप्रिसिएशन को जब हम लेके आ रहे हैं तो हमारे बैलेंस शीट और जो बुक्स हैं उनके में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी जान गए। अब देख लेते हैं कि जब हमारा जो है अब हम डिस्पोज करने वाले हैं, मतलब हमारा जो एसेट है वो अब हमारा यूजफुल लाइफ जो है वो अब आ चुका है, अब हम उसे हटाने वाले हैं। तो डिस्पोजल ऑफ एन एसेट कैन टेक्स प्लेस ईदर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जो हमारा यूजफुल लाइफ है उसके आने के बाद हम या तो उसे डिस्पोज करेंगे, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां भी जनरेट हो सकती हैं कि हमें यूजफुल लाइफ के पहले भी उसे डिस्पोज करना पड़ जाए। वो कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि ऑब्सोलेसेंस के कारण हो सकते हैं, या फिर कुछ अलग ही एबनॉर्मल फैक्टर, जैसे कि अभी हमने बात की स्वदेशी वाला जो बात माहौल अभी चल रहा है उसके कारण भी हो सके कि आपको कुछ एसेट्स का डिस्पोज करने का जरूरत आ पड़े। ठीक। It is sold at the end of useful life. The amount realized on account of the sale of asset as scrap should be credited to the asset account. जो भी आपको मतलब कि उसे डिस्पोज करने के बाद जो आपके पास पैसे आ रहे हैं उसे आप एसेट अकाउंट में डालोगे, एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो आपका जो बैलेंस रहा, मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देना है। जैसे देखिए आपने एसेट को हटाया, मतलब आपने एसेट को डिस्पोज करा, तो जब आपने अपने एसेट को डिस्पोज करा वैसी स्थिति में क्या हुई, आपने अपने जो एसेट है वो आपके पास से गया, और गया तो मतलब जो एसेट है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एसेट आपका हो गया क्रेडिट, और आपके बैंक अकाउंट में या तो कुछ पैसे हैं या फिर आपके कैश अकाउंट में कुछ पैसे हैं। तो इस तरीके की एंट्री आपने की। ठीक। और क्या हुआ, अब उसे फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन एसेट अकाउंट, अब वो आप कैसे करोगे, एसेट अकाउंट में उस बैलेंस को आप ट्रांसफर कैसे करोगे। तो देखिए आपने अगर अपने लैपटॉप की, वही लैपटॉप वाले एग्जांपल पे हम आ रहे हैं, लैपटॉप की आपने स्क्रैप वैल्यू 10,000 तय कर रखी थी कि 5 साल के बाद हमें कम से कम तो 10,000 मिल ही जाएगा। पर क्या हो रहा है कि अगर आप 5 साल के बाद उस लैपटॉप को अब आप डिस्पोज करने जा रहे हो, 10,000 की जगह आपको 12,000 तक मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने सोचा था कुछ, आपको उससे बढ़ के मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट वाली सिनारियो जनरेट हो रही है। तो वैसे इन केस ऑफ प्रॉफिट आप क्या करोगे कि आप ऐसी एंट्री पास करोगे, मतलब एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे और प्रॉफिट वाले अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। नॉमिनल अकाउंट का यही तो रूल था ना कि ऑल जो आपके जो एक्सपेंसेज हैं लॉसेज हैं वो आपके डेबिट होंगे, और जो आपके इनकम एंड गेन्स हैं वो आपके प्रॉफिट होंगे। तो यहाँ इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट नहीं मतलब क्रेडिट होंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपका क्रेडिट किया गया और एसेट अकाउंट को यहाँ पे आपका डेबिट किया गया। वही अगर लॉस वाली स्थिति में वही मतलब कि सिनारियोज मेरा उलट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा और एसेट अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह की एंट्री आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी जब आप अपने एसेट को डिस्पोज कर रहे हो। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर आप कोई अपने एसेट में कुछ नए एडिशन करते हो, कुछ नए फीचर्स को लेके आ रहे हो, वैसी स्थिति में आपका क्या हो रहा है, खत्म ही है बस, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। देखिए लैपटॉप की बात चल रही है तो चलिए लैपटॉप की एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान लो कि आपने जो लैपटॉप है, लैपटॉप में अब आपने फील करा कि इसकी जो रैम है 4 GB रैम थी, और आपने इसमें देखा कि रैम स्लॉट एक और अंदर एक रैम स्लॉट की एक और जगह खाली है, मतलब उसमें एक और 4 GB का रैम आप लगा सकते हो, और आप अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए 4 GB का रैम एक और अपने लैपटॉप में आपने
लगवाया। रैम की छोड़िए, आप मतलब हार्ड डिस्क की बात करते हैं। मान लो कि आपका 500 512 GB का आपके पास हार्ड डिस्क था अंदर में, उसे आपने 1 TB में कन्वर्ट करवाया। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ कि लैपटॉप का एक इंटरनल पार्ट अब यहाँ पे हो गया। आपने इंटरनल हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दिया, 512 के जगह पे आपने उसे 1 TB का करवा दिया। तो जिस तरीके से आपका लैपटॉप का डिप्रिसिएशन होगा, उसी तरीके से आपके उस हार्ड डिस्क का भी अब डिप्रिसिएशन होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने क्या करा कि एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कर दा, 1 TB का आपने एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कर दा, वो बिल्कुल लैपटॉप से वो सेपरेट एंटिटी है। हालांकि उससे आपके लैपटॉप के जो फीचर है उसमें कुछ बदलाव आ गया है। आप आपके पास अब ज्यादा मेमोरी आ गई है, आप ज्यादा फाइल्स को वहां पे स्टोर करके रख पा रहे हो अपने हार्ड डिस्क में। पर वो आपका एक एक्सटर्नल पार्ट है आपका लैपटॉप का, उसके उसका जो डिप्रेसिएशन है वो आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। और जो मतलब कि उसी में समाहित हो चुका है, मतलब लैपटॉप के अंदर ही जो अब आ चुका है, वो उसे आप वहां से हटा नहीं सकते हो, इनसेपरेबल है वो वहां से। तो वैसी स्थिति में आपका जो अगर नए कुछ आप वहां पे इंट्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ नए फीचर्स को यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो डिप्रिसिएशन जो है वो साथ साथ चलता जाएगा। मान लो कि आपका जो लैपटॉप का जो 5 साल का जो आप जो यूजफुल लाइफ आप लेके चल रहे हो, सेकेंड ईयर में आपने ये वाला काम किया, तो आपका जो है हार्ड डिस्क है, इंटरनल हार्ड डिस्क, वो आप सेकेंड ईयर में आपने काम करा तो उसके 3 साल में ही उसकी पूरी वैल्यू को आपको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही यहाँ पे कही गई है, आप चाहो तो पढ़ लेना। चलिए, ये लेक्चर तो खत्म हुआ, हमने यहाँ पे डिप्रिसिएशन को जान लिया। देखते हैं एक बार कौन कौन से क्वेश्चंस थे यहाँ पे। क्वेश्चंस तो आपको खुद से ही करने हैं, बाद में हम इसे रिवीजन के फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये आपका कुछ एक ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, इन्हें आप लोग कर लीजिएगा, क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। अब पूरे लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होने वाला है या फिर गलत होगा, बिल्कुल आप लोग सही के सही आंसर करेंगे इसका। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने डाल रखे हैं, वो भी आप कीजिएगा। ठीक, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। और फिर तो आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, डिप्रिसिएशन को हमने समझा, डिप्रिसिएशन के क्या फैक्टर्स होते हैं वो हमने जाना, डिप्रिसिएशन क्यों हमें लगाना चाहिए वो हमने जाना, डिप्रिसिएशन के कॉजेज हमने जाने, साथ साथ डिप्रिसिएशन कितने तरीके के हो सकते हैं, किन किन कारणों से हो सकते हैं, वो भी हम समझ चुके थे। और हमने क्या जाना कि डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हमने जाना। कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके कैलकुलेशन के अलग अलग तरीकों को हमने जाना, उसमें से कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनके जो फॉर्मूलाज थे वो भी हम जान गए। फिर उसकी जो रिकॉर्डिंग या फिर बुक्स की एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी हम जान गए। और फिर जो कुछ अगर नए फीचर्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसका हम क्या वहाँ पे चेंजेस वगैरह आएंगे, किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे, वो भी हम जान गए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा हमें कमेंट्स में सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।